अड्डा फॉर यू। आज है 14 अगस्त 2020 और मैं 14 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य ने किसान को खरीफ सीजन में फसल में नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना टू कंपनसेट फार्मर्स फॉर क्रॉप लॉसेस इन द खरीफ सीजन? हमारे ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आइए जानते हैं पहले इन स्टेट्स के बारे में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जाता है। यह केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। इस योजना के तहत इस खरीफ के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है और खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसान की आय को स्थिर करना है। ये किसान सहाय योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तरह ही है, परंतु जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी इसमें कुछ परसेंट अर्थात 5% किसान को अदा करना पड़ता था प्रीमियम के तौर पर, परंतु किसान सहाय योजना में उसे कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल भी खराब हो जाती है। ऐसे में उन्हें संकट राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। कब किया था? 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इसमें किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been nominated as the next chairman of SAIL? हमारे ऑप्शन है विजय कुमार सिंह, करतार सिंह चौहान, अनिल कुमार चौधरी, सोमा मोडल। जानते हैं सेल के बारे में। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा 2010 में प्राप्त हुआ था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। आते हैं अपने प्रश्न की ओर। सोमा मोडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नामांकन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा किया गया है। पद पर नियुक्ति से वह देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वो वर्तमान में सेल के वाणिज्य निर्देशक के पद पर सेवारत हैं। सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनिल चौधरी, जो 2020 के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सोमा मोडल। क्वेश्चन नंबर 3, लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? Which Indian city has become the first one of have female icons on the traffic signal for the promotion of gender quality? हमारे ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद।
मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल बृहत मुंबई नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए थे। ट्रैफिक सिग्नल पर त्रिकोणीय फ्रॉक महिला प्रतीक प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। इस परियोजना का नेतृत्व महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्थान ने वीज नाम का स्वदेशी सीड बॉल विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडिजीनियस सीड बॉल्स नेम्ड वीज? ऑप्शन है IISc, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, IIT कानपुर। आइए जानते हैं इस संस्थान के बारे में। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान की परिकल्पना एक शोध संस्थान के रूप में जमशेदजी नसरवानजी टाटा द्वारा की गई थी। लंबे अंतराल के पश्चात 27 मई 1909 को इस संस्था का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1993 को हुई थी और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार 6 पूर्वोत्तर राज्यों में है। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मणिपुर में है। आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। IIT कानपुर ने बीज नाम के स्वदेशी सीड बॉल विकसित किए। बीज का फुल फॉर्म है बायो कंपोज्ड एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबल। बीज से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधारोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसका विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निश वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसे अर्थ वॉल्स या नेंडोडोंगो के रूप में भी जाना जाता है। इसमें ज्वालामुखी पायरोक्लास्टिक लाल मिट्टी के एक गोले के भीतर विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 5, 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? हमारे ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, वोल्टेरी बोटास, माइकल शूमाकर। कुछ दिन पहले ही लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता था और 19 जुलाई 2020 को 8वीं बार हंगेरियन ग्रैंड प्री रेस जीता था, जिसमें लुइस हैमिल्टन माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड के बराबर भी आ गए थे। 9 अगस्त 2020 को सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टापेन ने अपनी जीत दर्ज की। मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग लुइस हैमिल्टन द्वारा दूसरा स्थान हासिल किया गया और उसी टीम से वोल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही मैक्स वर्स्टापेन 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक भी बन गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टापेन। क्वेश्चन नंबर 6, किस संगठन ने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए USAID के साथ भागीदारी की है? Which organization has partnered with USAID for the launch of the WGDP Women Connect Challenge initiative throughout India? हमारे ऑप्शन है इंफोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, बादवानी फाउंडेशन, इस्माइल फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ सहयोग किया है। पहल का उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना है। महिला की वैश्विक विकास और समृद्धि चुनौती निजी क्षेत्र के नेतृत्व में दृष्टिकोणों को सहायता प्रदान करती है।
जो डिजिटल लिंग विभाजन को कम करने का प्रयास करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करते हैं और उन्हें व्यवसाय के अवसर भी प्रदान करते हैं। सबसे नवीन कार्यक्रमों की सोर्सिंग और स्केलिंग करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजना शुरू की गई थी। अमेरिकी सरकार ने फरवरी 2019 में WGDP कार्यक्रम की स्थापना की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिलायंस फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 7, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 शुभारंभ के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ भागीदारी की है? Which organization has partnered with Atal Innovation Mission for the launch of Student Entrepreneurship Program 2.0? हमारे ऑप्शन है डेल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कॉग्निजेंट। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदार में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारियों के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया। विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें संरक्षण, प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण समर्थन, एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और आइडिया, प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करने, विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाजार में उत्पाद के लॉन्च में भी सहयोग हासिल होगा। पिछला विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 1.0 जनवरी 2019 में शुरू हुआ था, जो 10 महीने का कठोर कार्यक्रम था, जहां विद्यार्थियों ने सामुदायिक चुनौती की पहचान की और अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत जमीनी स्तर पर नवाचार और समाधान तैयार किए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेल टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया @75 समिट मिशन 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है नास्कॉम, DSCI, फिक्की, CII। जानते हैं पहले इन संगठन के बारे में। नास्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यह एक ऐसा उद्योग है जिसे भारत के GDP, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक दृष्टता में अभूतपूर्व योगदान दिया। भारत में ये उद्योग निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक देवांग मेहता, नंदन नीलेकर्णी हैं। जानते हैं DSCI के बारे में, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना नास्कॉम ने ही अगस्त 2008 में किया था। इसका मुख्यालय नोएडा में है। ये भारत की डेटा संरक्षण पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है। जानते हैं फिक्की के बारे में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर हैं। जानते हैं CII के बारे में, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक गैर सरकारी, गैर लाभ उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रबंधन संगठन है। चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। इंडिया @75 मिशन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का फोकस भारत में प्रौद्योगिकी को फिर से लाना था। शिखर सम्मेलन में यह रेखांकित किया गया कि MSME और उद्योग मंत्रालय को आयात विकल्प, प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और स्वदेशी बनाकर भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। शिखर सम्मेलन को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। CII का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष उदय कोटक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, CII। क्वेश्चन नंबर 9, ICR IER के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
who has been appointed as the new chairman of ICR-IER? रजत कथुरिया, ईशर एलूवालिया, प्रमोद भसीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले जानते हैं ICR-IER के बारे में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद। ये भारत के प्रमुख थिंक टैंकों में से एक है। अगस्त 1981 में नीति बनाने के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ICR-IER को एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें मुख्य नीति निर्माता, शिक्षाविद, राय निर्माता और कॉरपोरेट जगत के जाने माने प्रतिनिधि शामिल होते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। प्रमोद भसीन को ICR-IER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन वर्तमान में ICR-IER बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वही ईशर एलूवालिया से पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना पद त्याग दिया है। ईशर एलूवालिया पिछले 15 वर्षों से इसी पद पर कार्यरत थे। अब वह चेयरपर्सन एमिरेट्स के रूप में काम करेंगे। यह एक ऐसा पद है जो विशेष रूप से परिषद में असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नासा के TESS ने अपना प्राथमिक मिशन पूरा कर लिया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Recently, the TESS mission of NASA has completed its primary mission. With regards to this, consider the following statement. First statement क्या है? TESS का अर्थ टेरेस्ट्रियल सर्विस सैटेलाइट है। दूसरा स्टेटमेंट, TESS नासा के खोजकर्ता कार्यक्रम के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दूरबीन है और पारगमन विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करता है। तीसरा कथन है हमारा, नासा का केपलर मिशन TESS मिशन की तुलना में बड़े आकाशीय क्षेत्र को कवर करता है। TESS मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement are not true about the TESS मिशन? ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 सभी गलत हैं। हमें ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। TESS का अर्थ ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट नासा की खोजकर्ता कार्यक्रम के लिए एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे केपलर मिशन द्वारा किए गए क्षेत्र से 400 गुना बड़े क्षेत्र में पारगमन विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया था। हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना प्राथमिक मिशन पूरा कर लिया है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए एक्सोप्लैनेट या सौर मंडल का पता लगाया है। TSS सेक्टरों द्वारा अपने 4 कैमरों का उपयोग करके लगभग 1 महीने तक आकाश के 24 बाई 96 डिग्री भाग की निगरानी करता है। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। हमें बताना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन 1 और तीसरा सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।